Hello all and welcome to the competitive classes. Today is another lecture in our lecture series जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो IBPS, SBI या JK बैंक के हों। आज के सेशन में हम इंग्लिश पर डिस्कशन करेंगे, उसके जो भी ग्रामेटिकल और वोकेबुलरी पार्ट आता है वो सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जो रीजनिंग के सेशंस हैं ऑलरेडी हमने 20 to 22 सेशंस उस पर लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, उसके अंदर आपको सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो हैं वो मिल जाएंगी। आज हम इंग्लिश के जो क्वेश्चंस करेंगे दे आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम IBPS क्लर्क 12th दिसंबर शिफ्ट 2020। जो रीसेंट एग्जाम अभी हुआ है IBPS का, वहाँ से हमने ये क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए मेमोरी बेस्ड। अगेन कीप दिस इन माइंड कि JK बैंक जो एग्जाम में पूछ रहा है उसका लेवल IBPS के लेवल से भी कम है इंग्लिश के मैटर में, तो ध्यान रखिए। आज के क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट हैं। पेपर अभी तक जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं JK बैंक की उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं आया है या इतना मॉडरेट लेवल का नहीं आया है। तीनों सेक्शंस में से जो इजीएस्ट सेशन पूछी जा रही है वो इंग्लिश ही है, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद क्वांट। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए इंग्लिश की प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है वोकैबुलरी पढ़िए, जहाँ से भी जिस ऐप से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से आपको जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको उठाइए, उनके मीनिंग्स राइट डाउन कीजिए और उनको मेमोराइज कीजिए। सिर्फ यही तरीका है इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, फॉर एग्जांपल करेक्शन एरर के लिए जैसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो वो सब हमारे इंग्लिश का कोर्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अगेन आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आराम से, या किसी भी चैनल से आप यूट्यूब के या कहीं से भी इंग्लिश का पहले कंसेप्चुअल नॉलेज लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। ऑल्सो हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स डाल दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू कनेक्ट विद अस ऑन देम बिकॉज यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। फॉर एग्जाम्पल कल की वीडियो आप सब तक नोटिफाइड नहीं हो पाई, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं उनका हम लिंक शेयर पहले ही कर देते हैं, तो कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में विच इज़ एट कच्ची छावनी जम्मू JKSSB क्लास 4 के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आप या आपके कोई पेयर्स उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और दे नीड ऑफलाइन क्लासरूम एक्सपीरियंस फॉर इट, तो डू विजिट अस। आवर ऑफिस इज एट कच्ची छावनी जम्मू। अगेन तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने पिछला इंग्लिश का सेशन किया था, ऑल्सो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो द लीस्ट यू कैन डू इज शेयर आवर वीडियोस विद अदर्स, जो जिनको अभी तक चैनल का नहीं पता है। वीडियोस को शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ में हमारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो भी मेहनत है वो आप तक पहुँच पा रही है एंड यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम मिसस्पेल्ड वर्ड्स पढ़ेंगे, रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, फिलर्स पढ़ेंगे और जितने भी टॉपिक्स अदर देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट, हम आज सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो भी JK बैंक ने अभी तक की अपनी शिफ्ट्स में पूछे हैं। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम कल है, सो आज का सेशन ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मिसस्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में मिसस्पेल्ड वर्ड्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ। ठीक है, कैसे करके जाओगे? जब आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स आते होंगे, आपने उस वर्ड को पहले कहीं देखा होगा, आपको आपकी मेमोरी में होगा वो वर्ड सबमिटेड, तभी आपको पता चलेगा कि नहीं इसके स्पेलिंग गलत हैं, ये वाला मिसस्पेल्ड वर्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, in the following sentence 4 words are given in bold out of which one word is misspelled, find the misspelled word। तो क्वेश्चन आप सबके सामने है। the tough election was a triumph for the president whom critics had said was no longer admired by the common people। अगर आप लोग लाइव हमारी क्लास देख रहे हैं तो I want your answers in the comment section की इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो 4 वर्ड्स इसमें बोल्ड में दिए गए हैं, टफ, ट्रायम्फ, क्रिटिक्स और एडमायर्ड।
आपको बताना है इन चारों में से मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, या ये चारों ही करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड हैं, और इन दैट केस आपको नो एरर मार्क करना होता है। टफ की बात करूं तो सही है स्पेलिंग्स। ट्रायम्फ की बात करूं तो ट्रायम्फ विच मीन्स जीत, ठीक है, सक्सेस, जीत, तो उसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, TRIUMPH। मिस स्पेल्ड वर्ड को ऑड वन आउट करने के लिए आपको इसके करेक्ट स्पेलिंग भी पता होने चाहिए, ठीक है। क्रिटिक्स अगेन सही है, एडमायर्ड सही है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या रहेगा, पार्ट बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी से बता के आंसर कीजिए। She watched his car disappear down the road. Disappear, तो मैंने सेंटेंस को पढ़ते सार ही पता चल गया कि डिसअपेयर के जो स्पेलिंग है वो गलत है। वर्ड होता है अपीयर एंड देन इट्स ऑपोजिट इज डिस, तो डिसअपेयर के स्पेलिंग जो हैं इन्होंने गलत दिए हुए हैं, इसलिए मेरा ऑप्शन एक क्या आएगा, ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का। हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एरर स्पॉट करना है और एक ही एरर प्रेजेंट होता है, तो अगर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही एरर मिल गया मतलब दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो के साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, To be a caring human being filled with compassion and gratitude is one of the most beautiful things that a person can achieve in life। तो achieve जो मेरा वर्ड मुझे स्पेलिंग दिए गए हैं, क्या ये स्पेलिंग सही है, तो ये स्पेलिंग गलत है। अचीव के रियल स्पेलिंग क्या होते हैं, ACHIEVE, तो मेरा एरर हुआ अचीव विच वाज माई ऑप्शन नंबर डी। मिस स्पेल्ड वर्ड मुझे फाइंड आउट करना था और वो कौन सा था, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, द लोकल मैन्युफैक्चरर्स demanded a high profit share which made the manager extremely uncomfortable and angry। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो इसमें जितने भी वर्ड्स हमको गिवन हैं वो सब करेक्ट स्पेलिंग वाले हैं, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो मिस स्पेल्ड है। तो इस केस में मैं अपना आंसर क्या मार्क करूंगी, मैं अपना आंसर मार्क करूंगी ई विच इज़ नो एरर, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने ये वर्ड्स पहले से देखे होंगे। ओके, एंड फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाइए, अपनी रीडिंग को एनहांस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़िए, चाहे वो बुक हो, फ़ोन हो, न्यूज़पेपर हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो मिस स्पेल्ड वर्ड्स में लास्ट क्वेश्चन है, हर पेपर में आपको 5 ही मिस स्पेल्ड वर्ड्स आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, मिस स्पेल्ड वर्ड्स अलग से आएगा और करेक्शन आपको अलग से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनाउंसमेंट मेड बाय द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव क्रिएटेड ह्यूज अनरेस्ट अमंग द प्रोटेस्टिंग वर्कर्स। तो मुझे सामने ही पता चल गया जो कंपनी वर्ड था वो मिस स्पेल्ड था और इसका ओरिजिनल स्पेलिंग क्या होते हैं, COMPANY। तो जब मुझे सामने ही पता चल गया तो मेरा एरर कौन से पार्ट में है, मेरा एरर है बी पार्ट में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये रहे हमारे 5 क्वेश्चंस मिस स्पेल्ड वर्ड्स के। आई होप यू वर एबल टू स्पॉट ऑल ऑफ देम। डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आज के, IBPS क्लर्क के 12 दिसंबर की शिफ्ट से पूछे गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आप सब बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, आपको रीअरेंजमेंट पूछी जाती है और आपको सेट ऑफ दिया जाता है कि कौन सा अरेंजमेंट जो है सेंटेंस का वो कंप्लीट करेगा एक सेंटेंस को। तो द क्वेश्चन बिलो कंटेन्स 5 स्कैटर्ड सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, इंडिकेट द सीक्वेंस विच करेक्टली असेंबल्स द सेगमेंट्स एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस। पहला जो सेंटेंस है, सेगमेंट्स हैं वो आप सबकी स्क्रीन पे हैं। सेगमेंट्स को रीड कीजिए और जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो
आई होप आप सबने स्पॉट कर लिया कि कौन सा ऑप्शन इसमें मार्क करा जाएगा। तो देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप वो सेंटेंस ढूंढो जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो वाला सेगमेंट ढूंढो जहां से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा। अगर आपने पी क्यू आर एस टी पांचों के पांचों सेंटेंसेस देख लिए तो सिर्फ एक सेगमेंट ऐसा है विच इज वाटर पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन, जो कि एक सेंटेंस को स्टार्ट करने में एबल है। बाकी के सेगमेंट्स जो हैं उनमें से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मुझे पता चल गया कि मेरा पहला आंसर क्या था, पी। मेरा पहला आंसर क्या था, पी। अब आगे क्या करना है, अगर आपने ऑप्शंस देखे पांचों के पांचों, तो पांचों ऑप्शंस में से सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें आपको पी से स्टार्ट करके सेगमेंट दिया गया था। दैट मीन्स अगर मैं डेफिनाइट हूं कि मेरा जो सेंटेंस का सेगमेंट है फर्स्ट वाला वो पी ही होगा, तो मुझे वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आगे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने ऑप्शंस में से देखूंगी, ऑप्शन में दिया है पी क्यू आर एस टी, मैं उस तरह अपने सेंटेंस को रीड करके देखूंगी क्या वो सेंसिबल सेंटेंस बन रहा है, और अगर बन रहा है तो दैट वुड बी माई ऑप्शन। Water pollution occurs when harmful substances, often chemicals or microorganisms, contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer or other body of water, degrading water quality and rendering it toxic to humans or the environment। तो मैंने अपने ऑप्शन में देखा, ए ऑप्शन से PQRST मुझे अरेंजमेंट दिया था, मैंने अपने सेंटेंस को उसी तरह रीड करके देख लिया, इट मेड फुल सेंस। तो मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। पूरे सेगमेंट्स को भी बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में से देखो और करेक्ट कर दो। अगर आपको टाइम लगता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में, बहुत सारे बच्चे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ही बहुत सारा टाइम कंज्यूम करते हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं आप वो जल्दी जल्दी कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन 5 सेगमेंट्स हैं सेंटेंस के जिनको आपको अरेंज करके एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आपने वो वाला सेंटेंस ढूंढना है जहां से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। When they gave up, no. People who do not realize, know how close they। तो एस वाला जो सेंटेंस है, many of life's failure are, देखो ऑप्शन में कहीं पे एस से सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में मुझे दिख रहा है एस क्यू आर टी पी एंड एस टी आर क्यू पी। तो आप उसी अरेंजमेंट से देखो ना कि आपका सेंटेंस बन रहा है या नहीं। अगर मैं पहला वाला देखती हूँ एस क्यू आर टी पी, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने सेगमेंट्स को ज्वाइन करूँ, तो मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर आर पीपल who did not realize how close they were to success when they gave up। तो अगर मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा, it made sense, इसका मतलब मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही वाला ऑप्शन है, मुझे बाकी के ऑप्शंस ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए अगेन, जिसमें एस क्यू आर टी पी। अगर आप थर्ड वाला पढ़ते हो एस टी आर क्यू पी, तो मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर आर वर टू सक्सेस, दैट मेक्स नो सेंस। मतलब मेरा जो मेरा ऑप्शन था वो वहीं पे डिस्कार्ड हो गया और फिर मैं अपने ऊपर वाले सेंटेंस पे चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सबकी स्क्रीन पे है, आंसर मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आपका होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ यूरोपियन नेविगेटर्स विद, ऐसे करके आपको 5 सेगमेंट दिए हैं, आपने क्या ढूंढना है, आपका फर्स्ट सेगमेंट सेंटेंस का क्या होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने ऑप्शंस देखने हैं जिन ऑप्शंस में वो होगा, एंड देन यू विल मार्क द सेंटेंस। पहला है द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ यूरोपियन नेविगेटर्स विद। बाकी के आप अगर देखो, बाकी के सेगमेंट्स देखो, तो आपको कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं लगेगा जो एक सेंटेंस को स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मतलब मेरा जो फर्स्ट सेगमेंट होगा वो पी होगा। अब अपने ऑप्शंस में से ढूंढो पी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कौन सा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट और फोर्थ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे पी से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है, तो मैं उन्हीं को कंसिडर करूंगी। फर्स्ट के अकॉर्डिंग P will be followed by S, तो पढ़ो द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ यूरोपियन नेविगेटर्स विद मेड बाय द पोर्तुगीज एक्सपीडिशंस। तो मेरा यहीं पे गलत हो गया, बिकॉज यहीं पे उसने सेंटेंस ने अपनी सेंस बनाना खत्म कर दी। तो मतलब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलूंगी, विच इज PRSQT, फोर्थ ऑप्शन, वो पढ़ के देखो। द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ यूरोपियन नेविगेटर्स विद द वेस्टर्न एज ऑफ द पैसिफिक ओशन was made by the Portuguese expeditions of Antonio de Abreu
and Francisco Serrao via the Lesser Sunda Islands to the Maluku Islands in 1512। तो अगर आप इस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ोगे तो जाके आपको ये समझ आएगा, बट मैंने जितना पढ़ा मुझे पता चल गया इस सेंटेंस की सेंस है, और इसलिए मैं इसमें कौन सा ऑप्शन मार्क करूंगी, ऑप्शन नंबर 4 और डी। 4 भी दिया हो सकता है आपको और डी भी दिया गया हो सकता है। क्या आंसर है इसका, PRSQT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अगेन 5 सेगमेंट्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ पहले ये आइडेंटिफाई करना है आपका पहला सेंटेंस कौन सा होगा। तो मैंने PQRST को जब रीड आउट किया तो मुझे सामने ही पता चल गया दैट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे सेंटेंस की पहली सेगमेंट होगी। बाकी के सेगमेंट जो हैं उनमें से कोई भी इतना केपेबल नहीं है कि वो एक सेंटेंस को स्टार्ट कर पाए, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने देखा जो मेरा आर वाला था सेगमेंट उससे सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो अपने ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको पढ़ो। सबसे पहला है RQPST। तो द एनवायरनमेंट एक्ट 1986 ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिड्यूस टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट क्वालिटी, control and reduce pollution from all sources and prohibit or restrict the setting and or operation of any industrial facility on environmental ground। तो जैसे ही मैंने सेंटेंस पढ़ा मुझे सामने पता चल गया कि ये जो इस अरेंजमेंट में अगर मैं अपने सेगमेंट्स को जोड़ूंगी तो मेरा सेंटेंस पूरा बन जाएगा। तो इसलिए मेरा ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, विच विल बी RQPST। ओके, बिलीव मी गाइज, जेके बैंक में इतने डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं आ रहे, इजी आ रहे हैं, बट इजी आपको तब लगेंगे जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा उसका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। तो देखो, लाइफ इज बिजी मेकिंग व्हाट हैपन्स टू यू व्हेन यू आर अदर प्लान्स। तो 5 में से सिर्फ लाइफ इज ही एक सेक्शन है, सेगमेंट है जो एक सेंटेंस को स्टार्ट करने में केपेबल है। तो लाइफ इज, पी आ गया मेरा पहला सेगमेंट। फिर पी से ढूंढो हमारे ऑप्शंस में हमारे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहो तो ऑप्शन से भी चूज कर सकते हो, या आप चाहो तो पहले ही सेंटेंस को फॉर्म करो और फिर उसको देखो वो किसी ऑप्शन में गिवन है। तो मैंने देखा लाइफ इज व्हाट हैपन्स टू यू व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। तो ये बड़ा छोटा सेंटेंस था, मुझे ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ऐसे ही उसको फॉर्म कर लिया। अब देखो कौन से ऑप्शन में आपका यही अरेंजमेंट दिया है। तो पी के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, SQT। तो कौन से में है, PRSQT। तो जो मेरा सेकंड ऑप्शन है PRSQT जो है मेरा पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, ये वाला अरेंजमेंट PRSQT। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, सेगमेंट्स को रीअरेंज करके हमारा सेंटेंस कंप्लीट करने वाले पोर्शन हर पेपर में, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके डेफिनेटली जानी चाहिए आपको। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेक्शन हम करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, उसमें आपको रिप्लेसमेंट करनी है। जो भी अंडरलाइंड पार्ट है सेंटेंसेस का, आपको रिप्लेस्ड, जो भी रिप्लेसमेंट के लिए अवेलेबल हमारे पास वर्ड्स हैं वो आपको ऑप्शंस में दिए गए होंगे और आपने सूटेबल वाला चूज करके उसको रिप्लेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, डायरेक्शंस इसके जल्दी जल्दी से रीड कर लो। आपको बोला गया है कि 5 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, किसके लिए, अंडरलाइंड पार्ट के लिए, और आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इंप्रूव करेगा सेंटेंस को। करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है, और अगर कोई भी इंप्रूवमेंट नीडेड नहीं होगी तो आपको क्या ऑप्शन क्लिक करना है, नो इंप्रूवमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डजन्स ऑफ लोअर कोर्ट हैज रिजेक्टेड केसेस प्रेजेंटेड बाय ट्रम्प एंड हिज एलाइज। तो हमें क्या दिया था, डजन्स ऑफ लोअर कोर्ट, डजन्स ऑफ लोअर कोर्ट। तो जब डजन्स की बात करी गई, मतलब 1 डजन होता है 12, तो डजन्स मतलब मल्टीपल्स ऑफ 12। तो जब ये मैनी थिंग्स है, 12 से ज़्यादा है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, लोअर कोर्ट्स। जब मैं डजन्स की बात कर रही हूँ तो इसको सिंगुलर कैसे रखा जा सकता है, और जब ये प्लूरल हो गया तो इट विल बी फॉलोड बाय हैव एंड नॉट हैज, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल
सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, ना कि सिंगुलर वर्ब लगता है। तो मेरा करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा? डजन्स ऑफ लोअर कोर्ट्स हैव रिजेक्टेड केसेस प्रेस्ड बाय ट्रंप एंड हिज एलाइज। तो मेरा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 विच इज लोअर कोर्ट्स हैव रिजेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। A representative for CD project did not immediately respond for a request for comment। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, सबसे पहले तो हमें गिवन है अंडरलाइन रिस्पॉन्ड फॉर, तो वर्ड्स कुछ ऐसे हैं विच आर फॉलोड बाय प्रेपोजिशन, पर्टिकुलर प्रेपोजिशन। यहाँ पे जो गलती है वो प्रेपोजिशन की है, यहाँ पे फॉर ना आ करके क्या आना चाहिए था? ऑफ आना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फॉन्ड लिखते हैं तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, उसी तरह रिस्पॉन्ड के साथ क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर CD प्रोजेक्ट डिड नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। तो मेरा सही आंसर, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हो अपने करेक्ट आंसर्स के। जिनका भी कल पेपर है, आज का सेशन डेफिनेटली देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आपको डिफिकल्ट भी लगता है तो भी घबराना नहीं है, बिकॉज पेपर में इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Indian American astronaut Rajachari is among 18 astronauts who has been selected। तो यहाँ पे मेरा अंडरलाइंड पार्ट क्या है? मेरा अंडरलाइंड पार्ट है who has been selected, who has been selected, ये है मेरा अंडरलाइंड पार्ट। यहाँ पे जो मेरा वर्ब है वो है हैज बीन सिलेक्टेड, और इसके पहले जो मेरा नाउन था वो क्या था? एस्ट्रोनॉट्स। सब्जेक्ट में था एस्ट्रोनॉट्स। मुझे पता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अगर मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेरा सब्जेक्ट भी क्या, मेरा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। एंड दैट इज वाई अगर यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स है तो यहाँ पे हैज ना हो करके हैव आएगा। तो मेरा करेक्ट रिप्लेसमेंट क्या होगा? हु हैव बीन सिलेक्टेड बाय नासा फॉर इट्स एम्बिशियस मैन्ड मिशन टू द मून एंड बियॉन्ड। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, चारी along with other astronauts will form the Artemis team and help pave the way for the next lunar missions, including sending the first women and next man to walk on the lunar surface in 2024। ठीक है, आर्टमिस मिशन आप सबने सुना होगा इसके बारे में। इसमें उतने ही 18 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं। आई डो नॉट नो एग्जैक्टली, जिसमें से 9 वुमेन और 9 मैन होने वाले हैं, उसके बारे में ये सेंटेंस है और आपको देखना है क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है। तो क्या, और आपको ये भी देखना है कि जो आपको रिप्लेसमेंट्स दिए हैं उनमें से भी कोई केपेबल है सेंटेंस में डालने वाला या नहीं। तो अगर मैं सेंटेंस को ध्यान से पढूं, दे विल फॉर्म द आर्टमिस टीम एंड हेल्प पेव द वे, तो ये बिल्कुल करेक्ट यूजेज है। जो भी वर्ड्स हमको अंडरलाइन किए गए हैं इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी और वर्ड्स के साथ। वर्ड्स क्या थे? एंड हेल्प्ड पेव। हेल्प्ड पेव मतलब कोई चीज पास्ट में हो चुकी है। वुड हेल्प पेव, अगेन ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में यूज होता है। एंड हेल्प पेव्ड, अगेन गलत यूजेज है। एंड हेल्प पेविंग द वे, अगर पेविंग होता तो उसके आगे जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं वो भी अलग होने चाहिए थे। इसका मतलब हमारे इस अंडरलाइन वर्ड्स को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा? नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे, किसमें से? रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड से। हर शिफ्ट में रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड पूछी गई है ऑलमोस्ट। आई थिंक जेके बैंक ने जितने भी शिफ्ट्स अभी तक लिए हैं, हर शिफ्ट में रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स आया है। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। हर दिन 4 शिफ्ट्स हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक आप छोड़ सकते हो। आपके सबके सब टॉपिक पढ़ के जाने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन ऑन पॉइंट रहे। ओके, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये भी कई शिफ्ट्स में पूछा गया है जेके बैंक के। फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए होंगे। आपको इसमें से सूटेबल वाला चूज करके अपने ब्लैंक में, अपने सेंटेंस में फिल करना है और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है।
Politicians today are seen as old-fashioned, dash and self-obsessed individuals. आप देख पा रहे हो हम उनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहे हैं। पॉलिटिशियन आज के क्या हैं? सबसे पहली बात ओल्ड फैशन्ड है और दूसरी बात क्या? सेल्फ ऑब्सेस्ड इंडिविजुअल्स हैं, उनको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की नहीं पड़ी है। तो आपको उससे ही मिलता जुलता ऑप्शन ढूंढना है, कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट वाला ऑप्शन नहीं चूज करना। क्या थे? ऑनेस्ट, केयरिंग, सिंसियर, करप्ट एंड फेयर। इन 5 ऑप्शन में से सिर्फ एक करप्ट वर्ड है जो मुझे नेगेटिव एट्रीब्यूट बताता है और इसलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करप्ट। बाकी के जो भी ऑप्शन हैं वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बताते हैं और उनको मैं इसलिए चूज नहीं करूंगी बिकॉज सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस था, उसने काउंटर करने की बात नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। गेटिंग रिड ऑफ द डैश गार्बेज वॉज द टॉप मोस्ट प्रियोरिटी ऑफ द रेजिडेंशियल एसोसिएशन। तो गार्बेज कैसा होता है? प्लेजेंट होता है, फाउल होता है, आर्डस होता है, कैलामिटी होता है या नैक होता है। यहाँ तो आपको प्लेजेंट लग सकता है ना? गार्बेज कभी भी प्लेजेंट होता है क्या? कभी प्लेजेंट नहीं होता, मतलब ऑप्शन गलत करो। फाउल की बात करूं तो फाउल क्या होता है? स्टिंकिंग स्मेल वाला। तो गार्बेज हमेशा कैसा होता है? फाउल। तो मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? फाउल। ओके, अगेन बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कार्ड करने के लिए आपको उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? आपकी डेली रीडिंग हैबिट्स। आप कुछ ना कुछ रीड करते रहो, या तो आप बुक पढ़ो या जो भी न्यूज़ पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको कहीं ना कहीं से वर्ड्स पढ़ते ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Scoring 3 consecutive goals with his way of giving a dash reply to the people who criticized him. जो भी जिसकी भी बात हो रही है, 3 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार गोल्स स्कोर करके, दिस वॉज हिज वे, उसने गोल स्कोर किए एंड दिस वॉज हिज वे, जो भी उसके क्रिटिक्स थे जो उसको क्रिटिसाइज करते थे उनको रिप्लाई देने के लिए उसने गोल्स किए 3 ताकि वो सब इम्प्रेस हो जाएं। और इसलिए रिप्लाई कैसा होना चाहिए? बी फिटिंग, इनएप्रोप्रिएट, कैलामिशियस, लेजी एंड इम्पैशनेट। अगर आप सारे ऑप्शंस देखते हो, इनएप्रोप्रिएट तो आपको पता है क्या होता है, कैलामिटियस मतलब कैलामिटी से रिलेटेड, लेजी अगेन रिप्लाई लेजी ने होता तो वो अपने क्रिटिक्स को कैसे जवाब देता। ठीक है, क्रिटिक्स को अगर आपको फेस करना है, जवाब देना है, तो आपका रिप्लाई कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट का जो सिनोनियम यहाँ पे प्रेजेंट है वो कौन सा है? बी फिटिंग। ठीक है, उसने बिफिटिंग रिप्लाई दिया जो उसको क्रिटिसाइज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्सट्रीमली हॉट वेदर मेड पीपल फील डैश एंड टायर्ड। एक्सट्रीमली हॉट वेदर से उसका मतलब है, उसने हमें बताया है कि वेदर बहुत ज़्यादा गर्म था। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकती। उसकी वजह से क्या हुआ, लोग जो थे वो क्या फील करने लग गए? लाइवली एंड टायर्ड। अगेन कभी भी ऑपोजिट मीनिंग वाले एंड के साथ नहीं जुड़ते। लाइवली एंड टायर्ड मतलब कोई सेंस नहीं बनती, बिकॉज टायर्ड जो है वो एक नेगेटिव है, तो आपको वैसा ही मिलता जुलता वर्ड जो है वो ढूंढना है। कंफ्यूज्ड, वेदर की वजह से कोई कंफ्यूज नहीं होता। इम्पैसिव, सोबर एंड लेथार्जिक। सोबर मतलब आपको पता होगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, तो एक्सट्रीम वेदर की वजह से क्या होता है, हम वो टायर्ड फील करते हैं और कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? लेथार्जिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The manager gave a very dash speech that uplifted the spirits of the employees. तो अगर अपने एम्प्लॉयज़ की स्पिरिट को करना है, अपलिफ्ट करना है, मतलब उनको मोटिवेट करना है, तो मैनेजर की स्पीच कैसी होनी चाहिए? डिटैच्ड, इनसेन, पैशनेट, बोरिंग, पैसिव। तो इन सारे ऑप्शंस में से क्या करेक्ट ऑप्शन है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसके बाद डिटैच, इनसेन, पैशनेट, बोरिंग, पैसिव, इन 5 ऑप्शंस में से एक ही ऐसा ऑप्शन है जो मुझे यहाँ के लिए सूटेबल और केपेबल लग रहा है, विच इज़ पैशनेट। बिकॉज स्पीच पैशनेट होनी चाहिए ताकि आपके जो भी लिसनर्स हैं वो अपलिफ्ट हो सके। अगर वो बोरिंग होगी या इंसेन होगी तो कौन सुनेगा आपकी स्पीच को? तो यहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पैशनेट।
अगेन स्टूडेंट्स, ये हम कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए नहीं बट आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रिविजन टेस्ट ही समझ लो आप, कि आप एक मॉक दे रहे हो, उसी को ध्यान में रख के चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, द फायर स्ट्रगल फॉर प्रेस फ्रीडम डिड नॉट एंड डैश वॉज इट एनी लेस डिमिनिश। प्रेस फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल थी वो खत्म नहीं हुई, डैश वॉज इट एनी लेस डिमिनिश्ड। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन क्या आएगा, नॉर, ठीक है। ना तो वो खत्म हुई और ना तो वो डिमिनिश हुई मतलब कम 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 होते जाना। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, ना तो जो स्ट्रगल थी वो खत्म हुई और ना ही वो डिमिनिश हुई, ना ही वो मतलब इस पॉइंट पे पहुँच गई कि वो गायब हो जाए। ओके, तो बाकी के ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे लगाते हो तो कोई भी आपको सूटेबल नहीं लगेगा, ओनली एंड ओनली नॉर कैन बी फिटेड इनटू द ब्लैंक। ओके, तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज The referee allowed the teams to play on without blowing the final whistle dash one of them scored a winning goal। तो क्या है कि रेफरी जो था वो फाइनल विसल दिए बिना, ठीक है, जो प्लेयर्स थे, जो टीम्स थे उनको खेलने के लिए अलाउ करता गया, डैश वन ऑफ देम स्कोर्ड अ विनिंग गोल। तो आपको क्या करना है, पांचों ऑप्शंस उसमें बिठा के देखो, जिस भी ऑप्शन से आपको सेंस बनेगी उस सेंटेंस की, दैट विल बी योर ऑप्शन। पहला है अनलेस वन ऑफ देम स्कोर्ड अ विनिंग गोल, स्टिल वन ऑफ देम स्कोर्ड अ विनिंग गोल, अंटिल वन ऑफ देम स्कोर्ड अ विनिंग गोल, थ्रू वन ऑफ देम स्कोर्ड अ विनिंग गोल, येट वन ऑफ देम स्कोर्ड अ विनिंग गोल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, अंटिल का मतलब है जब तक उन टीम्स में से किसी एक ने विनिंग गोल स्कोर नहीं कर लिया, तब तक जो रेफरी था ही अलाउड द टीम्स टू प्ले ऑन द मैच, और उसने फाइनल विसल नहीं दिया कब तक, जब तक उन टीम्स में से किसी एक ने फाइनल विनिंग गोल जो था वो स्कोर नहीं कर लिया। तो आज के इंग्लिश के सेशन में हमने फिलर्स देखे, हमने मिसस्पेल्ड वर्ड्स देखे, हमने रिप्लेसमेंट देखी और हमने रीअरेंजमेंट देखा। तो आपने देखा कि अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो जल्दी जल्दी कैसे 20 मिनट्स में आपके 30 क्वेश्चंस, क्या आप उन 30 क्वेश्चंस को करके भी रिवाइज भी करने का आपके पास टाइम बच जाएगा, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट जो भी शिफ्ट्स में पूछा जा रहा है बिल्कुल भी हार्ड लेवल का नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। जिन्होंने बाकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, इंग्लिश का एक सेशन पहले भी डाला है मैंने, और रीजनिंग और क्वांट के सेशंस जो हैं वो रेगुलरली अपलोड हो रहे हैं, तो उनको भी देखिए। बाकी हर जगह से जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं अपनी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस को एनहांस कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऑल्सो शेयर डेफिनेटली और ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि हमें भी एक ब्रॉडर ऑडियंस मिल सके। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज जिनका कल एग्जाम है।